एंजियोप्लास्टी तो हो गई, बट क्या ये सिर्फ काफ़ी है? इसके आगे क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ये जानना कितना ज़रूरी है? मेरे साथ कायम रहिए। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स आफ्टर एंजियोप्लास्टी, जो हम गलतियां करते हैं, जो अंधविश्वास रखते हैं एक हार्ट अटैक के होने के बाद, एंजियोप्लास्टी की थेरेपी के बाद। मेरा नाम डॉक्टर सलील मलिक है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन का फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में। और आज हम ये बात करेंगे कि एंजियोप्लास्टी के बाद क्या कॉमन मिस्टेक्स रहती है, गलतियाँ रहती है, अंधविश्वास रहते हैं कॉमन पब्लिक में, जो हमें कभी भी करने नहीं चाहिए और उनका सख्त ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली दिक्कत ये रहती है कि काफ़ी लोग कुछ महीनों तक तो दवाइयाँ कायम रखते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद और फिर वो रोक देते हैं ये सोचकर कि अब मेरे को ठीक लग रहा है। ये बहुत ही गलत तरीका है। जो एंजियोप्लास्टी के बाद दवाइयाँ चलती है वो बेशक लाइफ लॉन्ग चलती है, जिससे हार्ट में रीस्टंटिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो दवाइयाँ है बीच में कभी भी रोकनी नहीं है। दूसरा, जो दवाइयाँ हैं वो हार्ट फेलियर की बंद करके लोग सिर्फ ब्लड थिनर्स पे या जो लिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ हैं वो ही चलाते रहते हैं, और जो बाकी की दवाइयाँ हैं जो कार्डियक मॉड्यूलेटर रहती है, जैसे एसी इनहिबिटर, एल्डेक्टॉन, वो लोग बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कतदायक चीज़ रहती है। जहाँ पे एंजियोप्लास्टी आगे हार्ट में प्रॉब्लम आने को 10 से 20% तक रोकती है आगे फ्यूचर में, वहीं पे हर एक दवाई लगभग 10 से 15% और चांसेस कम करती है फिर से रिपीट हार्ट अटैक या फिर स्टेंट ब्लॉकेज का। तो ये सारी दवाइयाँ कायम रहनी चाहिए हमेशा। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज कुछ हफ्ते या महीने ही चलती है और फिर रुक जाती है। हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि अगर हमें दिल की दिक्कत है, हार्ट वीक है और हम दवाइयों पे है दिल की आफ्टर एंजियोप्लास्टी, तो हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस कम से कम सुबह और शाम 20 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो ये करना ही करना ज़रूरी है। इससे लगभग 20% फिर से रिपीट हार्ट अटैक आने की संभावना बच सकती है। चौथा, ब्लड थिनर जो होते हैं हम बंद कर देते हैं। कई बार अगर हल्का सा खून आ जाए पेशाब में या फिर थूक में, हमें कभी भी हल्के से खून से दिक्कत नहीं होती है, उससे ना तो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है ना जान जाती है। आपको बस अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए। अगर ब्लड थिनर की डोजेज ऊपर नीचे करनी है तो वो होएगी, बट ब्लड थिनर्स कभी भी एंजियोप्लास्टी के बाद अपने आप ना बंद करें। पांचवा, काफ़ी लोग अपनी मेडिसिन को आधा कर देते हैं। उनको लगता है कि दवाइयाँ बहुत भारी है, गैस्ट्राइटिस कर रही है, जलन कर रही है, तो अपनी तरफ से डोज को एडजस्ट कर देते हैं। ये कभी भी खुद से ना करें, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और रिपीट स्टेंटिंग की दिक्कत आ सकती है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलकर बात करें इस बारे में। छठा, जो रिस्क फैक्टर कंट्रोल रहता है, जैसे हाइपरटेंशन को कंट्रोल में लाना, शुगर को कंट्रोल में लाना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है। और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बाद आपको दिल की दिक्कत फिर से ना हो जाए, तो ये रिस्क फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सातवां, हमें डाइट कंट्रोल का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तला हुआ नहीं खाना। बेशक हमें अनसैचुरेटेड फैट को कायम रखना है और सैचुरेटेड फैट्स को बिल्कुल निग्लिजिबल कर देना है अपनी डाइट में, जिसका मतलब है कि डीप फ्राइड चीज़ हम कतई नहीं खाना। बट वहीं पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ओवरऑल मात्रा भी कम करनी है। मतलब अगर कोई 3 रोटी खा रहा है तो 2 रोटी करनी है, 2 रोटी खा रहा है तो 1.5 करनी है, हरी सब्जियां ज़्यादा रखनी है, बाहर का प्रोसेस्ड फूड को कम से कम करना है।
बहुत बार कई लोग ये सोचकर कि हमने हफ्ते तक बड़ा अच्छा खाना खाया है तो एक चीट डे बनता है और उस चीट डे में हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। आपको आश्चर्यचकित होएगा कि एक स्मॉल रेगुलर साइज पिज़्ज़ा जो पर्सनल पिज़्ज़ा रहता है उसी को ही खाने में लगभग 1500 से 1800 कैलोरी आ जाती है, जो 3 मील्स के मुकाबले इक्वल रहता है और पूरे हफ्ते की मेहनत को ज़ीरो कर देता है। 8वां, रेगुलर चेकअप मस्ट है। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर और ज़रूर 3-3 महीने में मिले, बिकॉज़ जो दवाइयाँ आपकी चलाई है उसे टाइट्रेट करना पड़ता है, ऊपर नीच आती है, कई बार कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट रहता है तो उसे कंट्रोल में करके चेंज करनी पड़ती है। तो कभी भी अपनी अपॉइंटमेंट्स मिस ना करें। अगर कार्डियोलॉजिस्ट से नहीं तो कम से कम हर 6 महीने अपने लोकल फिजिशियन से ज़रूर मिले, जो आपको गाइड कर सकते हैं कि कब आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। 9वां, हम काफ़ी बार साइड इफ़ेक्ट देखकर किसी मेडिसिन का उसे बंद कर देते हैं खुद से। ये कभी भी करना नहीं चाहिए। काफ़ी बार उसी ड्रग का एक सिस्टर ड्रग रहती है जिससे देने से वो साइड इफ़ेक्ट कम हो सकते हैं। याद रखिए, एंजियोप्लास्टी के बाद कार्डियक मॉड्यूलेशन, मतलब जो दिल की मॉड्यूलेशन है वो कायम रहनी चाहिए, ब्लड थिनर्स चलते रहने चाहिए। इसलिए अगर किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी है तो अपने डॉक्टर से मिलकर वो दवाई को चेंज करिए, उसकी डोज एडजस्ट करवाइए, मगर कतई भी खुद से कभी बंद ना करिए। 10वां, कभी भी न्यू ब्लॉक को प्रिवेंट करने के लिए ये ना सोचिए कि अब मुझे लाइफ लॉन्ग कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें कार्डियक वर्कअप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो साल में एक बार ज़रूर अपने हार्ट का चेकअप कराइए, जिसमें हमें ये पता चलता है कि पंपिंग एक्शन क्या है हार्ट का और दिल कैसे कर रहा है। जो एक नाड़ी बंद हुई थी तो बाकी नाड़ी या जो है उनकी क्या ब्लॉकेज बढ़ रही है या कम हो रही है, किस तरीके से हार्ट फंक्शन कर रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप साल में एक बार कार्डियक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। 11वां, काफ़ी लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी या क्रॉस थेरेपी में चले जाते हैं, जिसमें वो आयुर्वेदा, होम्योपैथी साथ में कंटिन्यू कर देते हैं एलोपैथी के। क्योंकि इसकी कोई रिसर्चेस नहीं है तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी दवाई कैसे रिएक्ट कर रही है और वो एलोपैथिक दवाइयों में जो चल रही है आपकी, उसका एफिशिएंसी कम या ज़्यादा कर रही है कि नहीं कर रही। वहीं पे काफ़ी लोग इलेशन थेरेपी, चिलेशन थेरेपी के पीछे जाकर, जिनका रिसर्च में बहुत ही निग्लिजिबल रोल रहा है, उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं और जो एक्चुअल थेरेपी रहती है एंजियोप्लास्टी के बाद या फिर रिपीट एंजियोप्लास्टी, उससे दूर भागते हैं, जो 95% इफ़ेक्टिव रहता है हर केस में। 12वां, अल्कोहल को लेकर लोगों को बहुत मिथ्स रहते हैं। काफ़ी बार ये भी सुनने को मिलता है यूट्यूब में या कोई वीडियोस में कि अल्कोहल, स्पेशली वाइन, लेना बड़ा हेल्दी रहता है और वो ब्लड को थिन करता है और हेल्दी रखता है हार्ट को। हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप अल्कोहल शुरू करिए, जो इंसान नहीं लेते थे अल्कोहल पहले एंजियोप्लास्टी के बाद, क्योंकि उसके ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कोई बेनिफिट के। तो याद रखिए कि अल्कोहल कतई ही इंक्रीज़ नहीं करनी है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के बाद। 13वां, काफ़ी लोगों को डर लगता है कि हम एमआरआई करा सकते हैं कि नहीं स्टेंटिंग के बाद। यूजुअली सारे स्टेंट्स जो आजकल मार्केट में मिलते हैं वो एमआरआई कंपैटिबल होते हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत उनके साथ कोई सा भी इलाज, कोई सा भी एग्जामिनेशन, कोई सा भी रेडियो इमेजिंग आराम से कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कुछ साल के बाद जो स्टेंट होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है वेन्स के, आर्टरीज़ के अंदर, और वो बॉडी का एक पार्ट बन जाता है। 14वां,
रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं लोग अपनी एक्टिविटी, ख़ास तौर से बड़े लोग ऐसे ये सोच के कि मुझे स्टेंट लगा हुआ है, और वो काफ़ी फंक्शंस में जाना कम कर देते हैं, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, वज़न उठाना बंद कर देते हैं। इन रियलिटी एंजियोप्लास्टी के 2 महीने के बाद आप बिल्कुल फिट रहते हैं। आप कुछ अपनी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए, आप अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं जैसे पहले जीते थे। 15वां कि आप लाइफ लॉन्ग फ्रीडम ले लेते हैं एक एंजियोप्लास्टी के बाद। काफ़ी बार लोगों को अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज ना कर पाए तो रिपीट स्टेंटिंग की ज़रूरत हो जाती है, स्टेंट ब्लॉकेज की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, या बाकी जो नाड़ियाँ हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। इसलिए एक एंजियोप्लास्टी कतई ये आपको नहीं बोलती कि आप लाइफ लॉन्ग फ्री है इससे। तो आपको रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए अपने। एंजियोप्लास्टी के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट कंट्रोल करना चाहिए, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्लान ज़रूर करना चाहिए। याद रखें, आपको स्मार्ट होना है, अवेयर होना है और सतर्क रहना है इन सब चीज़ों से, जिससे आप अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी को बढ़ावा दे सकें।